अस्सलामुअलैकुम। आज हम तफ़सीली गुफ्तगू करते हैं जो हमने आलू लगाए थे पर्माकल्चर के तरीके पर, जिसमें हमने आलू के रेज़ बेड बनाकर और उसके ऊपर मल्चिंग कर दी थी। ये वो जगह है जहाँ पर दरख्त लगे हैं और उनका झाड़ झंकाड़ बहुत ज़्यादा था और ये जगह तकरीबन ज़ाया ही जा रही थी। कोई ख़ास इसका मसरफ़ नहीं था मासवाए इन फ्रूट प्लांट्स के। तो हमने इसकी प्रूनिंग करके ये जगह रिकवर करने के बाद इसमें बेड्स बनाकर आलू लगाने का प्लान किया। तो चूँकि ये थोड़ा-सा डिफरेंट तरीका था, हमारे स्टाफ को भी थोड़ी-सी परेशानी थी कि ऐसे उगेंगे ये आलू या नहीं। तो इसमें हमारे तजर्बात जो भी हुए हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये देखिए, ये एक प्लाट तकरीबन को 5 मरले की जगह होगी, जिसको हमने रिकवर किया और इसमें फ्रूट ट्रीज़ के साथ ही हमने आलू लगाने का फ़ैसला किया। गो के शेडी एरिया में क्रॉप कम मिलने की हमें उम्मीद थी और इतनी अच्छी उम्मीद नहीं थी कि मिलेगी, लेकिन हमने ये सोचा कि क्यों ना इससे भरपूर फ़ायदा उठाया जाए। 15 से 20 दिन हम लेट हैं, लेकिन आलू लगा दिए जाएँ। तो उसके लिए एक और अहम चीज़ थी प्लानिंग। प्लानिंग जो है वो बहुत अहम चीज़ है। अगर आप शुरू में थोड़ी-सी मेहनत कर लें, थोड़ा वक़्त ज़्यादा दे दें, तो वो जो काम होता है वो देखने में अच्छा भी लगता है, भला भी लगता है और उसके बाद उसके रिज़ल्ट्स भी आपको अच्छे मिलते हैं और वर्किंग जो है आपकी काम करने की इस्तेदाद बढ़ती है, आसानी हो जाती है। तो यहाँ पर हमने पहले ये निशान लगा दिए। कुछ बेड्स की तरतीब ये बनाई कि 2 फीट का बेड और 2 फीट वर्किंग स्पेस हमारे पास हो जिसमें हम चलेंगे। 4 फीट के बेड पे भी ये आसानी होती है कि आप 2 फीट आपका हाथ एक साइड से चला जाता है और 2 फीट आप एक तरफ से वर्किंग कर लेते हैं और इस बेड के ऊपर पाँव नहीं रखना पड़ता, आपको इसके ऊपर खड़े नहीं होना और इसकी मिट्टी नरम रहती है जो कि हमारे रूट्स की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। जो रेज़ बेड बनाए जा रहे हैं ये जब आप बन जाएंगे तो ये मुस्तकिल ऐसे ही रहेंगे। इस पे एक फसल लगा ली, उसके बाद जब सब्ज़ी ले ली तो काट के दोबारा उसके ऊपर दूसरी क्रॉप लगा दी। तो अगर इस वक्त थोड़ा सी मेहनत कर ली जाएगी ज़्यादा तो ये काम बेहतर हो जाएगा। इसकी अलाइनमेंट, इसकी लेवलिंग जितनी बेहतर हो जाएगी ये फ्यूचर में काम देगी। रोज़ का तो टेंशन नहीं रहेगी इसको कि अब ये हो गया और वो हो गया। तो इसलिए एक दफ़ा की मेहनत होती है, उसमें पूरा टाइम लगा दें प्लानिंग में और डिज़ाइनिंग में। उसके बाद जब आपका बेड तैयार हो गए, फिर ये 8-10 साल जितने साल भी आप इसके ऊपर चलाना चाहें इसको ऐसे ही चलाएँगे। तो ये आपके सामने है कि छोटे-छोटे काम के ऊपर कितनी मेहनत की जा रही है, वही सब कर रहे हैं और हम देख रहे हैं। ये वो 2 फीट वाला बेड है जिसके ऊपर हमने 10-10 इंच के फासले पर आलू रख दिए हैं। इससे आप देखेंगे जो 2 फीट का बेड है उसके ऊपर 2 लाइन्स बन रही हैं और जो 4 फीट वाला है उसमें 4 लाइनें बन रही हैं। तकरीबन 10-11 इंच के फासले पर आप आलू रख देते हैं। आलू रखने के बाद इसके ऊपर मिट्टी नहीं डाली जाएगी, सिंपली मल्चिंग कर देंगे ऊपर। पराली इस वक्त कम है लेकिन इसकी पराली की मल्चिंग कर दी जाएगी और इसको पानी लगा दिया जाएगा। ये वो जगह है जी जहाँ से हमने ट्रिमिंग की थी पौधों की, और उसके बाद हमने काट छाँट करके यहाँ से ज़मीन रिकवर की और उस पर आलू लगाने का फ़ैसला किया। उसके बाद इसके ऊपर बनाए हमने रेज़ बेड के ऊपर आलू लगा दिए, ऊपर रख के ऊपर मल्चिंग कर दी। आज उस को तकरीबन 15 दिन हो गए। 15 दिन के बाद की प्रोग्रेस ज़रा हम देखते हैं। ये देखें जी, जिनको थोड़ा सा भी शक था कि ऊपर रखा हुआ आलू कैसे चलेगा, वो ये देख लें कि कितना ज़बरदस्त उसकी जर्मिनेशन हुई है और पौधे निकल रहे हैं। पौधे को हमें सिर्फ रोशनी से बचाना होता है, सीड को, वो चाहे मिट्टी डाल दें चाहे मल्च कर दें। कुछ सीड तो आपने देखा होगा बाहर रखे हुए भी ग्रो कर जाते हैं, नमी मिलती है तो। लेकिन ये तरीका बड़ा अच्छा है जिसमें पौधा खुद अपनी ताकत से ये बाहर निकल आता है और बाहर निकलने के बाद फिर उसके साइड पे चूँकि मल्चिंग होती है तो उसको वीड्स का इतना हमला नहीं होता। जब वीड्स का हमला नहीं होगा, इसके ऊपर जड़ी बूटी कम होगी तो पौधा सेहतमंद होगा। तो ये हमारी 15 दिन की अभी तक प्रोग्रेस है। लेकिन आपके सामने है कि आज ये 25 दिन के बाद ये आलू जो हैं ये हमें ग्रो किए हुए नज़र आ रहे हैं।
और आपके सामने रिज़ल्ट है कि ऊपर रखे हुए आलू भी उगे हुए हैं। ये बिल्कुल उग सकते हैं, इसमें कोई ऐसा ही साइंस नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है कि जी ये कैसे है। जब हमारी फ्रिज में रखे हुए, हमारी सब्ज़ी की बास्केट में रखे हुए वो जर्मिनेट कर सकते हैं, उग सकते हैं, तो यहाँ क्यों नहीं। और ये देखें, अब ये मल्चिंग उस जगह पर कम है। ये शुरू में जो कर दी थी उस वक्त कटाई नहीं हुई थी, तो हमारे पास पराली कम थी। अब ये देखें, ये इसको एक्स्ट्रा थोड़ा सा इसके ऊपर मज़ीद मल्च कर रहे हैं। इसका मकसद वही है कि जो इसके साथ आलू नए बनेंगे उनको सनलाइट से बचाया जाए। जो पहले वाले हैं, जो नीचे है, जिसे सीड के तौर पे हमने लगाया, उसको एक दफ़ा कवर कर दिया, अब उसके ऊपर लाइट आ भी जाएगी तो कोई मसला नहीं है। लेकिन जो हैं, जो नए आलू बनेंगे, जो इस सीड से जो फसल तैयार होगी, क्रॉप होएगी, उसको हमें बचाना होगा कि उसके ऊपर जो है सनलाइट डायरेक्ट ना पड़े, वरना वो फिर वो ख़राब हो जाते हैं और वो हार्ड हो जाता है, ग्रीन कलर का आलू। अब हुआ ये है, तो ये जो आलू हमने लगाए थे बिल्कुल ऊपर रख के ऊपर मल्चिंग कर दी थी। अब ये आपको नज़र आ रहा है, ये तो ओरिजिनल सीड था, वो ख़राब हो गया। इस बार हम इसकी क्रॉप जो है उसका कोई आपको एनालिसिस नहीं बता सकेंगे, क्योंकि ये आसान तरीका है। ज़मीन के अंदर इनको हमने नहीं दबाया, ऊपर ही रख दिया। तो यूपर रखने से क्या हुआ कि ये बड़े आसान हो गए। अब आसानी क्या हो रही है कि वो आए दिन पता चलता है कि जनाब यूँ खोलते हैं, ऊपर ऊपर आलू होते हैं, मोटे मोटे आलू उठा के वो घर भेज देते हैं, वो जी इतने भेज दिए थे, इतने भेज दिए थे। तो ये जिस पौधे को भी हाथ लगाएं तो आपको पता चलता है कि यहाँ से पहले कोई आलू निकाला जा चुका है। तो वो सेहतमंद बड़े बड़े आलू सारे निकाल लेते हैं और ये छोटे वाले अब हिल जाते हैं। ये देखिए ऊपर से हटाया तो ये पोर्शन आपको नज़र आ रहा है। ये साइज़ बड़े साइज़ के आलू ऊपर से इन्होंने उतार लिए हैं और छोटे छोटे रह गए। इस बार जो है ना हमारा सारा तजर्बा इनकी तनासानी की नज़र हो जाएगा। आगे भी आप भी आगे साथ पेड़ के एक साइड पे आप इधर खड़े हो जाए। अस्सलाम रहमतुल्लाह। ये जो हमने वो आलू लगाए थे जिनको सिर्फ हमने ज़मीन पर रख के कवर कर दिया था मल्च के साथ, ये वो बेड था जो पहला बेड हमने लगाया था और जो डेमोन्स्ट्रेट भी हमने किया था। तो इवन दो कि हमने इसमें थोड़ा सा काम ये किया होगा कि हम साथ साथ इसमें से आलू निकालते रहे इन सारे बेड्स में से। बहरहाल विल गो अहेड एंड हार्वेस्ट दिस। ये चूहे का टनल है जो उसने बनाया हुआ है। जो मैं अभी बात कर रहा था कि मेरे इस स्टाइल पे एतराज़ ये है कि चूहा इसको पड़ता है। तो अगर आप गौर करें तो आलूओं का यहाँ पे है, चूहा नीचे से गुज़रा हुआ है इसके। जो आलू उसके नीचे होते जिनको आपने 3 इंच ज़मीन में भी दबाया हुआ था तो वो उससे बच तो नहीं सकते थे। लिहाजा अभी ये कंक्लूसिव नहीं है। I'll just share with you कि ये इसके नीचे से चूहा गुज़रा हुआ है और ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह ये पड़े हुए आलू। तो अगर आप ये कहें कि इसमें चूहा ज़्यादा डैमेज कर रहा है तो मैं उसको तो शायद नहीं एक्सेप्ट करूँगा, क्योंकि चूहे के लिए नामुमकिन नहीं है कि वो ज़मीन के अंदर वाले आलू खा ले। तो वो ज़मीन के अंदर भी अटैक कर सकता है, वो ऊपर भी कर सकता है। हमारे वाले ऊपर पड़े हुए हैं। अब ये चूहे की टनल है जो इस तरह से घूम के आई है यहाँ पे। वो भी आलू ठीक हैं, ये भी आलू ठीक है, ये भी क्लस्टर ठीक है आलूओं का। तो अब ये देखिए माशाल्लाह
नहीं, फसल पे तो कोई इफेक्ट नहीं हुआ इसका। मुझे नहीं लग रहा कि चूहे ने फसल को उस तरह से अटैक किया हुआ है, क्योंकि अगर वो करता तो फिर ये आलू जो ऊपर पड़े हुए हैं इन पे बाइट मार्क्स तो होते। एनीवे विल गो अहेड एंड इसको साफ कर लें पहले। इस सारे अमल का एक और पॉजिटिव जो साइड है वो ये है कि शुरू में भी हमने डिस्कस किया था कि जब ये बेड बनाए जाते हैं तो एक दफ़ा की मेहनत होती है, उसके बाद बार बार यही बेड इस्तेमाल होंगे अगली क्रॉप लगाने के लिए। तो अभी ये जो आलू निकाले जा रहे हैं, जिस बेड को खाली कर दिया जाता है उस बेड को फिर उसी वक्त तैयार करके रेडी करके, तो आपके सामने देखें कि किस तरह से उसको बराबर करना है सिर्फ। अब इसको गोडी की ज़रूरत नहीं है। एक तो वैसे ही आलू की जब फसल निकाली जाती है तो वो उसको ज़मीन से निकाला जाता है तो वो नेचुरली गोडी हो गई है। लेकिन दूसरी अहम बात ये है कि ये मिट्टी बड़ी नरम हो चुकी है अब तक। जैसे हमने इसको ऑर्गेनिक कंपोस्ट इसमें डाली थी, उसका तरीका ये होता है कि जैसे दही को जाग लगाते हैं, ऐसे ही ये बैक्टीरिया जब इसमें चले जाते हैं तो ये ज़मीन, जब पहले आप वीडियो का शुरू का पार्ट देखेंगे तो हार्ड सख्त थी जब इसे इसके बेड बनाए जा रहे थे। लेकिन इन्हीं 4 महीनों में ये ज़मीन बिल्कुल नरम हो गई और आपके सामने भुरभुरी सी ऐसे लग रही है जैसे मैरा ज़मीन होती है। और एक ही दिन में हाथ के हाथ इधर हम इसको हार्वेस्ट करते हैं, उसी वक्त उसके बाद में एक ही दिन में या अगले दिन में मैक्सिमम आप बग़ैर वक़्त ज़ाया किए इसमें नई फसलें, नए पौधे या सब्ज़ियाँ जो लगाना चाहते हैं वो ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। ये सारा हमने जब हार्वेस्ट किया और इसमें से हमें तकरीबन जी 40 किलो से थोड़ी सी ज़्यादा, 40 किलो हमारा जो वेट निकला आलू का इस जगह से, जो हमें यहाँ से हासिल हुए। उसके अलावा वो जो इसमें पहले बताया कि उसमें से निकालते भी रहे हैं शुरू में, पहले यहाँ से वो आलू थे। और दूसरी बात ये है कि इसके साथ ही अगले दिन हमने इसे इसमें सब्जियों के बीज लगा के उसके ऊपर फिर हल्की सी मल्चिंग कर दी। एक ही दिन में या 2 दिन में ये काम मुकम्मल हो जाता है और इस तरह एफिशिएंसी जो है वो एनहांस हो जाती है काम करने की, कि जब आप ट्रेडिशनल वे में काम करते हैं तो उसमें इस एक फसल लेने के बाद दूसरी फसल लगाने के दरमियान अच्छा खासा वक्त जो है वो ज़ाया हो जाता है। तो एक तो हमने ये देखा कि इसमें आसानी है, शुरू की थोड़ी सी मेहनत है इस बेड रेज़ बेड में अगर पर्माकल्चर के तरीके से लगाएंगे। हार्वेस्टिंग आसान है, पानी कम लगा है, 2 पानी लगे हैं इसको। नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह हम बाहर लगा के इसकी अच्छी जो डिटेल है वो सारी हासिल करेंगे कि कितनी जगह से कितने आलू मिलते हैं। और वीडिंग नहीं करनी पड़ती, कोई स्प्रे नहीं किया इसको, कोई जड़ी बूटी नहीं हमें उसका स्प्रे करना पड़ा। अ, सबसे अहम बात ये है, जब हम यूरिया और डीएपी और ये खादें इस्तेमाल नहीं करते तो इनके ऊपर बीमारियों का अटैक भी ना होने के बराबर होता है। आलू पर हमने कोई भी पेस्टिसाइड, कोई दवाई, कोई कुछ भी हमें ज़रूरत पेश नहीं आई स्प्रे करने की। अभी तक तो इसमें इस तरीक़ा में कोई ऐसी चीज़ हमें नज़र नहीं आती कि हम कहें कि ये हमें नेगेटिव इसका कोई इम्पेक्ट है या हमने कुछ उसमें लूज़ किया है। इसमें आसानी है पर्माकल्चर के तरीके में और सस्टेनेबिलिटी है। आप एक से बाद दूसरा काम करते चले जाते हैं और तरतीब बनी रहती है, आपका वक्त ज़ाया नहीं होता। और जो हमने ऑर्गेनिक तरीका ये सारा इख्तियार किया उससे हमारी विदिन 4 मंथ्स इस मिट्टी की क्वालिटी जो है वो इतनी इम्प्रूव हुई है कि मैं ख़ुद हैरान रह गया हूँ, इतनी जल्दी इसने इस सारी मिट्टी को, इस जगह को इम्प्रूव कर दिया है। तो ये हमारा सारा तजर्बा था। इंशाअल्लाह अगले तजर्बात भी आपके साथ शेयर करते रहेंगे और आप उम्मीद करेंगे कि आप लोग भी हमारे तजर्बात से सीख कर इस सारे तरीके को अपनाने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए काफ़ी लंबी वीडियो हो गई, लेकिन ये बहुत ज़रूरी था कि हम तमाम पहलू इसके डिस्कस करते हैं। अगर आपके ज़हन में कोई सवाल है तो वो ज़रूर हमसे पूछिएगा और हमें भी उससे सीखने का मौका मिलता है। और दूसरा ये है कि कुछ पहलू ऐसे हैं जो अगर हमारी नज़र से ओझल हो गए और वो हम उनको गौर नहीं कर सके तो आपकी तवज्जो दिलाने से उसकी तरफ भी तवज्जो चली जाएगी। तो सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।